हेलो। वेलकम। वेलकम टू ज्ञानवाणी चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हम शेखर और एक जीवनी पढ़ रहे हैं। तो पहला भाग उत्थान है। तो अब ये लास्ट होने को है। तो मूल चौथे चरण में है हम। खंड चार में है। पुरुष और परिस्थिति में भी ये दो क्लास हो चुकी है, क्योंकि लंबी है तो इसलिए ज़्यादा ही लिया जा रहा है क्लासेस। तो फिर और आगे देखते हैं कल कहाँ तक ले पढ़ लिए थे। तो और आगे पढ़ते हैं, फिर देखेंगे टाइम के अनुसार बाद में फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे मेन मेन पॉइंट। तो अभी तो फिर पहले तो पाठ तो पढ़ ले कि क्या है कहानी। कभी कोई कहीं कुछ बताते हैं, कहीं कुछ बताते हैं, लेकिन अभी रियल में पता चला कि शेखर एक जीवनी क्या है। और जैसे कि एक इंसान की जीवनी में बचपन से लेके कब तक, मतलब बड़े होते, मतलब वयस्क होते तक क्या क्या घटती है वही जीवनी होती है। वो अपना लिखते हैं, तो वही लिखा है इन्होंने। तो अब कहाँ तक आए हैं, तो शेखर अभी कॉलेज में है और वहाँ पर क्या क्या हो रहा है तो वही है। मित्र मिले थे और कुछ ने धोखा भी दिया, तो इस तरह से उनका जीवन निकला है। तो यहाँ पर देखते हैं। ये है, यहाँ तक ले लिया है समाज। अछूत वर्ग का यहाँ पर अब चल रहा है कि पहले तो दोस्ती हुई हॉस्टल में। तो तीन चार दोस्त मिले थे और उसमें एक कुमार अच्छे दोस्त मिल गए थे। तो कुछ दिन उनसे चला, फिर उसके भी स्वार्थ निकल आया। जब इनके पिताजी पैसा नहीं भेज रहे थे तो फिर इनसे कट गया, तो इनको बहुत चोट पहुंचा। यही सब कहानी थी। और अब देखते हैं कि फिर जब उससे वो दूसरे से हो गया तो दूसरे दोस्तों के साथ दोस्त क्या होगा, जो स्वार्थी इंसान के कोई दोस्त नहीं होते। तो जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता रहेगा फिर दूसरे आगे चलेगा। तो वही था, और ये शेखर को परेशान करने लगे सब मिलके। और फिर ना जातिवाद का आ गया, जातिवाद। तो फिर ब्राह्मण और हरिजन इस टाइप से आ गया था। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये शेखर यहाँ तक पढ़े हैं। अब देखिए कहाँ तक अभी करेंगे। अछूत का, ब्राह्मणवाद का, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि पत्थर मारा होगा ये सब। वो एक ना एक औरत का ये खून से लथपथ थी, तो मरा हुआ, मतलब वो उसको पत्थर पत्थर से मार वार के, और कपड़े उपड़े सने हुए थे। तो उसको ये शेखर ने ही, इधर है, शेखर ने ही पुलिस स्टेशन में पहुंचाया था। और फिर देखो पुलिस को सूचित किया और उसको लेकर कंधे पर लेकर पहुंचाए थे। ट्रेन में अखबार पढ़ रहा था। लास्ट जांच के बाद जांच हुई और शेखर को याद आया। फिर ये सब है अछूत। ये सब तो आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन जानना चाहिए कि हुआ क्या। तो फिर वो वहां से चले गए। फिर बोर्डिंग पहुंचकर शेखर ने अपना सामान इत्यादि बांध कर, अब इतनी सारी वहां उलझने होने लगी, तब सामान वामान बांध के हॉस्टल चले गए, जो अछूते के लिए था। और जहाँ पे कार्यकर्ता भी जब अछूते थे, तो वहां पहले सबने उनकी ओर संदेह की दृष्टि से देखा। और जब शेखर ने पाया कि मित्र और सखा सहायक सब अछूत हैं, तो उसके भाई अछूत हैं, और जिस समाज का उसे होना चाहिए उसमें वह अछूत है। और यह सह नहीं सकता कि वह इसके अतिरिक्त कुछ और। तो कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, या धीरे धीरे अज्ञान दूर हो जाएगा, या आत्मा का परछाया हुआ कोहरा उठ जाएगा। कहते हैं कि बहुत से हाथ और पैर धरे बैठे रहते हैं, प्रतीक्षा के युग बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता। कोहरा उठ सकता है, पर्दा भी उठ सकता है, और दीवार भी उठ सकती है। उसे उसे फोड़ना ही पड़ता है, गिरना ही पड़ता है। तो यह नहीं तो वह नहीं मिटती। शेखर बोल रहा है कि वह स्वभावतः चुप रहने वाला है, लेकिन उसके भीतर कुछ न कुछ चुप नहीं रहने देता, जो उसे संकोच और के पीछे ही निरंतर करता हुआ उसे बाध्य कर। उन्हें अछूतों के शेखर ने अछूतों में से शेखर ने मित्र बनाने की आरंभ किया। अब वो फिर दूसरे हॉस्टल में गए, तो फिर वहां पर अछूतों मित्र बनाने के लिए आरंभ किया। तो कुछ लड़के इकट्ठे करके उसने समिति बना ली, और जिसका यह नाम नियम कोई नहीं था, जो प्रायः कमरे में तो वह तो शेखर उनका नेता बना। तो उसकी ओर अद्भुत ये था, शेखर उनका नेता नहीं है, ना अपने मन में ना उनके मन में, लेकिन नेतृत्व किसी तरह उसी की ओर से उद्भूत था। और जो वह आकारहीन सी सीमित रहती, इसलिए चलती है शेखर है।
चलती है कि शेखर एक समतल उजाड़ भूमि से के माध्यम से जिस होटल के छात्र अपना प्लेग्राउंड कहते हैं अछूतों का 3 मंजिला हॉस्टल खड़ा है और उसकी छत के पक्के हैं। तो देखते हैं कि आगे एक है कि एक समतल उजाड़ भूमि है, मध्य में उसे हॉस्टल एक दिखा, अपना प्लेग्राउंड कहते हैं, अछूता 3 मंजिला हॉस्टल खड़ा था। अछूत के नाम से ही एक 3 मंजिला होटल खड़ा था। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि अछूत का मंजिला कितना था, 3 मंजिला था, ये याद रखना है। क्योंकि ये पुरुष और परिस्थिति में है तो कहीं भी से भी आ सकता है। फर्श पर बिना कुछ बिछाए 4 लड़के बैठे थे तो शेखर की नामहीन समिति कार्यकारिणी कहने का अभिप्राय है। तो इतना ही नहीं कि ये अशांति भीतर है, जग रहा है और अपनी इस गति परवाह नहीं है इस शेखर अतिरिक्त बाकियों के नाम। अब देखिए कि वहां पर मित्र जो बने थे अछूतों के जगह पे तो कौन कौन सा नाम है, तो ये आ सकता है सदाशिव, राघवन, देवदास। और इनमें से सदाशिव कद में सबसे छोटा था। तो सदाशिव कैसे थे, कद में छोटा था, सबसे छोटा, किंतु बुद्धि में सबसे तीव्र थे। और उसके प्रायः खुले हुए और बड़े भी दिखने वाले सिर छाया में शांत अंडाकार चेहरा, उसकी छोटी सी किंतु खूब खुली सी रहने वाली आंखों में समझदार करुणा और भाव रहता था और मानो आंख की ही देखिए सदाशिव का ये वर्णन है, तो ये एक बार देख लेना है ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब है, ये किसकी सदाशिव की वर्णन है कि वो किस तरह से था। अछूतों की जगह में सदाशिव, राघवन, देवदास था और सदाशिव उसमें सबसे मतलब छोटा कद था लेकिन बुद्धि में प्रखर और हर तरह से था। इन सबको देखकर हठात शैली के बीच एक चित्र याद आती है। तो देखो खूब किंतु खूब खुली सी रहने वाली आंखें थी, समझदार कारण करुणा का भाव रहता था, मानो आंखें कह रही है कि मैं तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, केवल निकट से देख कर जानना, ऐसी उसकी थी सदाशिव का। और फिर देखिए सभी इस जगह तो अच्छे बुरे सभी इंसान होते हैं, वो सभी खराब ही तो नहीं होंगे क्योंकि दुनिया चलेगी ही नहीं। तो देखिए बहुत सारे वहां पे हॉस्टल में तो एक अच्छा मिला था, वो भी बिगड़ा हुआ निकला। अब यहाँ पर देखिए ये अच्छा ही है तीनों में, और एक में एक तो ये सर्वोच्च सदाशिव नाम है और शिव जैसा ही है और लास्ट तक ये काम आता है। तो फिर ये उसका नाम शैली रखा था सदाशिव। इनका सब हठात शैली के चित्र में तो देखा, इसका नाम शैली रख दिया और सदाशिव नाम से बहुत छेपता था। उसे लगता था कि शायद इसके आत्म विस्तृत कर देने वाले प्रकृति प्रेम कटाक्ष है, इसलिए यह नाम अस्थायी हो गया। राघवन, देवदास कुछ भिन्न थे, दोनों ही तमिल प्रांत के शहरों के रहने वाले थे। अब देखिए वो राघवन वो सब कहाँ के थे, तमिल प्रांत के रहने वाले थे। शहर के छाप उन पर्याप्त मात्राओं में राघवन आंखें चंचल और शरार मछलियों की तरह चमकती थी। राघवन की आंखें कैसी चमकती थी, मछलियों की तरह चमकती थी। देवदास की आंखें मानो हर समय किसी शरारत की खोज में। अब 3 साथी था, तीनों की का वर्णन है कि किसकी आंखें था, तो राघवन की आंखें चंचल थी मछलियों की तरह और देवदास की आंखें शरारत की खोज में रहता था। तो किसकी आंखें शरारत, देवदास की, तो ये आ सकता है मिलान में। तो किसी को भी इजली मतलब हल्के में नहीं लेना है क्योंकि पाठ से ही आजकल अंदर से पूछा जा रहा है, तो ये लेख देखना है। और शरारत की खोज में रहती है, किसकी आंखें, देवदास की आंखें, तो ये याद ही कर लेना अभी हाथ मतलब साथ ही साथ। उनमें भी स्नेह था, मानव जाति के प्रति स्नेह भाव, और लेकिन उसका देवदास से ही अपने ही कह डालता है इस तरह क्या सेंटिमेंटलिज्म, सेंटिमेंटलिज्म उसे बुरा लगता था। स्नेह, अब देखिए सेंटिमेंटलिज्म ये शब्द का प्रयोग हुआ है। स्नेह निरंतर चुलबुलाहट में, बातचीत, हंसी मजाक में अपने लिए छिपा रखे थे और उसे ठीक लगता। कभी कोई उसकी तो जो साष्टांग करके रास्ते में बिछ जाता और एक एक होता जो हर समय गुदगुदाता और चुटकियां काटता। देखिए इसका वर्णन है दोस्तों, जो नया दोस्त मिला है दूसरे हॉस्टल में।
पहले ढंग का प्रेम मेरे बस में नहीं है, यह बहाना है कि मैं इसमें सत्या थी प्रकृति को दोष गुण, और ये सत्य भी सच्चे ढंग से थे। अपना संकोचशील किंतु पैनी बुद्धि। अब देखिए, त्रावणकोर के विस्तीर्ण हरियाली और नीलिमा में पले हुए उदार सौंदर्य के रूप में के कारण सदाशिव शेखर के अधिक निकट आ, और लेकिन शेखर जानता था कि देवदास और राघवन के बिना जीवन में पूर्णता नहीं है। उसे प्रसन्नता थी कि उसकी समिति में क्या क्या जीव, क्योंकि सीमित में उसकी उसकी समिति में है, क्योंकि जीवन की पूर्णता का पाना और ही समिति का ध्येय है। तो ये समिति जो है बना है ना नए जगह पे, तो इसमें सभी अच्छे हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे थे, सभी का हेल्प कर रहे थे। अछूतों का था वहां उस समय, अछूत बोल रहे थे, लेकिन जो अच्छा काम करे वही वही अच्छा है। अछूत क्या है? छत पर लेटे लेटे शेखर बीच में सदाशिव की ओर से देखता जाता और कहीं कहीं सूर्यास्त में भी नहीं खो गया। सूर्यास्त में ही नहीं खो गया। कहता है कि स्टीवेंसन की बात है। तो स्टीवेंस किताब में एक, अब देखिए, स्टीवेंसन की किताब में एक कहानी कि चार सुधारकों की है, और जो सोचने बैठे हैं वो मतलब वो खो गया और कहता जाता, ये सब बार बार कहानी पढ़ते थे, उसकी बातें की दिमाग में आ रहा है। किताब में एक कहानी सुधारकों को की है, सोचने बैठे दुनिया में कैसे सुधारा जाए। एक ने समाज की कुछ बुराइयों को बताकर कहा कि समाज में मिटा देना चाहिए। दूसरे ने संशोधन किया, समाज तो तब बिगड़ता है जब धर्म रूढ़ हो जाता है, और धर्म की कुल बुराइयां की जड़ है और उसी को मिटाना चाहिए। तीसरे दिन कहा कि धर्म तो केवल संस्कृति का आदर्श नियम होता है, और अगर संस्कृति के खराब हो तो धर्म ठीक से कैसे हो सकता है, इसलिए संस्कृति ही गलत चीज है। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव जहां आगे बढ़ना चाहेगा वहां संस्कृति तो होगी ही, इसलिए मानव जाति की मूल अपराधी और उसी को मटियामेट कर देना चाहिए। अपने आप में यह नतीजा बहुत ठीक है, मानव जाति को मिटा दीजिए और ये सब है सुधार बहुत से। अब देखिए कि इसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं, और जो समाज से प्रेरित होगा ना, समाज के लिए जो प्रेरणादायक होगा, तो वो कारण कथन में आ सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है ये लाइन को। और पुरुष और परिस्थिति में आ रहा है, तो वो आजकल पैटर्न के बदलने पर ये इसमें आ सकता है कि आदर्श क्या है, धर्म की बुराइयां क्या है, मिटाना, तो ये सही AR कथन में आएगा। सदाशिव ने माने संलग्नता और प्रमाणित करने के लिए कहा, और से हर किसी का ध्यान दूसरी जगह समझ से उसे गालियां दे सका। उस और सब हंस पड़े। शेखर फिर कहने लगा, मुझे लगता है कि इस तरह अमूल परिवर्तन न करने में खतरा है। यह मैं नहीं कहता कि केवल सतह और सुधार किया जाए, वह भी बेवकूफ़ी है। परिवर्तन हो मूल में चाहिए, और लेकिन बुराइयां साफ लक्ष्य है, तब केवल तर्क सिद्ध करने के लिए। राघवन ने कहा, यानी इस कहानी में देखो, धर्म संस्कृति का आदर्श नियम है। राघवन कह रहा है बुराइयां संस्कृति से पैदा होती है, इसलिए संस्कृति बुराई है। अब यहाँ पर क्या है, संस्कृति बुराइयां से पैदा होती है, बुराइयां संस्कृति से पैदा होती है, इसलिए बुराई संस्कृति बुरी है। यह केवल तर्क सकना नहीं, नटका तमाशा है। संस्कृति की बुराइयां अगर मैं देखनी है तो संस्कृति के स्पष्ट देखनी होगी, और इस प्रकार दूर से सिद्ध नहीं करनी है। यही अच्छा है। बुराइयां भी ही बुराइयां और हमारी अशांति, बुराइयों में पैदा होती मनोविकार। मानव बुरा होकर अच्छी बातें सोच कैसे सकता है, और अंधकार दूर करने में यह तो रोशनी जला दे, नहीं कर सकते कि अंधकार का अधियारापन मिटा दे। सदाशिव ने रोक कर कहा, लेकिन शेखर, यह तर्क तुम्हारा खतरनाक है। नैतिक दृष्टि से यह हिंसा का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। तुम्हारे कहने के अनुसार चलें तो हमारा काम सिर्फ यथार्थ बुराई का नाश है और ध्वंस लीला ही है, और बुराई पैदा ही ना हो, इस प्रबंध तुम्हारी दृष्टि में खाली है और नहीं।
किसी हद को तो तुम्हारी बात ठीक है, ध्वंस को तो मैं गलत नहीं मानता, ना उसे हिंसा कहता हूँ। हिंसा वहाँ है जहाँ प्रेरणा हिंसा की है जहाँ। तो ये लाइन ये शेखर कहता है। और अनिष्ट करने की चेष्टा है। तो ये क्या है कि वो का नहीं, यदि हद तक तो तुम्हारी बात ठीक है, ध्वंस में गलत नहीं मानता, ध्वंस को मैं गलत नहीं मानता, उसे हिंसा कहता हूँ। हिंसा वहाँ है जहाँ प्रेरणा हिंसा की है, जहाँ प्रेरणा हिंसा की होती है वहाँ हिंसा गलत है। अनिष्ट अनिष्ट का चेष्टा करता है इसलिए हत्या उसकी हुई और हिंसा नहीं हुआ, बशर्ते वह इष्ट व्यक्ति का नहीं सृष्टि मात्र की है, लेकिन यह गलत है। तो इस प्रकार बुराई पैदा होने से रोकी जाने वाली गुंजाइश नहीं हो सकती। यह कहता हूँ कि बुराई रोकने की चेष्टा भी आप तभी कर सकते हैं जब आप जानते हो कि बुराई क्या है, यानी एक बार यह आपके सामने आ जाएगी तभी आप उसे रोकने की चेष्टा करेंगे। तो ये सब है, देखिए। तो ये देखिए कितना अच्छा है, जो अच्छे गुण वाले होते हैं पढ़े लिखे और अच्छी, आप तो पढ़े लिखे होने से नहीं होता है, सद्विचार होने से होता है। तो यहाँ चार पांच जो मिले हैं सब सद्विचार वाले, आत्म मंथन करते हैं, समाज के बारे में बातें करते हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। और उदंडता जहाँ रहती है वहां तो कुछ होता ही नहीं है, विकास की बातें होती ही नहीं है, विकास की बातें। तो यह बात तो जांचती है, लेकिन पहली बात फिर भी नहीं जांचती। इष्ट मामले में तुम समझते हो कि व्यक्ति के लिए अपने को धोखे में रखना और बहुत कुछ। तो ये है, यह शायद ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखकर कहता है वेश्या समाज की शुद्धि। अब यहाँ देखिए ये भी है कि वेश्या समाज की शुद्धि का अप्रत्यक्ष साधन है, लेकिन आदमी अपनी सब्जेक्टिव वासना का गुलाम कहा जाता है। क्या हक है कि वह समाज को ऐसी ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखें। अब देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ पे आया है, वेश्या के उदाहरण में आया है। तो ये शेखर एक जीवनी में है और किस में है, पुरुष और परिस्थिति के भाग में है। तो ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखें। और फिर भी लोग इस बात में विश्वास दिला देता है कि तुम्हारे हिसाब में वे लोग निर्दोष हैं, और इष्ट और अनिष्ट, व्यक्तिगत इष्ट और विश्व हित में पहले फैसला करने वाला कौन। सदाशिव धीरे धीरे बात करता जा रहा है और देख रहा है कि सूर्यास्त की तरफ, मानो प्रश्न कर रहा है। राघवन दाद देता है, यह वह देता हुआ बोला, हु दैट इज दी क्वेश्चन। शेखर जैसे तुम कुछ सोचता हुआ सा कहने लगा, वैसे तो व्यक्ति हित और विश्व की हित में भेद नहीं करता। सदाशिव ने बैठकर कहा, यह फिर वह गलती है, भेद तब नहीं अगर ऑब्जेक्टिव व्यापक दृष्टि से देखें, लेकिन जब देखने वाला एक व्यक्ति और सवाल उसके हित के लिए है तब उसकी दूर दृष्टि से देख सकता है। तो देवदास देखता है कि तुम लोग उस कहानी को रिफॉर्मरों में कम नहीं है, यह तुम लोगों का बहस और मुबाहिसा तुम्हारे आत्मसम्मान भले ही बढ़ाएं और किसी काम में नहीं। तो ये सब है। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना भी मैं चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट से निकल जाऊं, लेकिन मुख्य मुख्य पॉइंट आ ही रहे हैं। और ये यदि अब हम नहीं पढ़ेंगे तो ये सब बातें जानकारी नहीं मिलेगी अपने को। तो ये है, यहाँ पर सभी में बातचीत हो रही है, तो ये देखिए, और यही बातचीत का दे दिया जाता है एग्जाम में। तो ये सब देखो हो गया। और तो शेखर हमेशा चिल्लाया करता था, तब जरूरत है कि अमल करने की, ये सब है। देवदास की बात में बहस और कुछ नीचे उतर आया, और काले तर्क के खारे पानी में नहीं, कार्य के मीठे रसों के हाथ पैर हिलाए। चोरी सुधारक उठाकर एक दूसरे के निकट आ गए। शेखर ने कहा, अच्छा बताओ पहला काम क्या हम लोग करें। और सब बातें हुई, फिर फिर वो सब काम अब बांट रहे हैं। अंत में इस नतीजे में पहुंचे कि मुख्य कार्य यही हो सकता है कि नौजवान जगाया जाए और उसमें गंभीरता पैदा की जाए और उसके जीवन और स्वदेश बनाया जाए। और उन्होंने देखा कि आमूल परिवर्तन हुआ, और ये सब है, देखिए इस यहाँ तक। फिर देखिए ये सब मैं एक एक नज़र डाल चुकी हूँ। तो ये सबको अब काम सौंपा जाता है। फिर आगे देखिए, शेखर को बिल्कुल ठीक लगा कि वह वहाँ वैसे ही याद आए, क्योंकि ये पानी क्या है, गंगा यमुना गोदावरी कृष्ण नर्मदा, इन सब पानी को तो धर्म और भक्ति में धुल धुल कर प्राणहीन हो गया। जीवन चिरंतर
जीवन कहीं तो ऐसे गदले नालों में जो समाज की नींव इन अछूतों के बीच में से होते हुए उपेक्षित बहे जा रहे हैं। उन पतित पावनी कहलाने वाली नदियों का पानी तो ऐसा ही मरा हुआ है जैसा पंडितों का पंडित। तभी तो यह पानी चिंताओं को सोचने में और अस्थियों को बहाने में काम आता है। शेखर के सामने यह प्रकट हो गया कि वह सप्ताह भर के अंदर ही मोहल्ले के बीच में अछूत बच्चे के लिए स्कूल खोलेगा और वहाँ स्वयं पढ़ाएगा। कैसे प्रबंधन है, किताबें कहाँ कहाँ से आएगी ये सब अछूत बच्चे के लिए। ये सब स्कूल खोलने की बात कर रहा है। राह में मिडिल स्कूल इमारत देखकर एकाएक उसने पुकारा। दरवान ठीक 5वें दिन मिडिल स्कूल की इमारत में ही शेखर की रात्रि पाठशाला खुल गई। मिडिल स्कूल के हिंदू संरक्षकों ने इसे इमारत के 2 कमरे में अछूत क्लास बिठाने की अनुमति दे दी और ये तो दरबान को 3 रुपये मासिक दिया करें और सवेरे उठकर कमरों को विशेष रूप से झाड़ बुहार दे। तो ये सब देखिए अछूत बच्चों के लिए विद्यालय खोला गया है, पाठशाला। तो यानी छिड़क कर साफ कर दिया गंदे बालों को, ताकि गंदे बालकों को छूत स्कूल के साधारण विद्यार्थियों को न लग जाए। पानी छिड़क कर साफ करने के लिए गंदे बालों को पुस्तकें दे दी और दोनों तस्वीरों के एल्बम और अध्यापक 2 थे और शेखर सदाशिव और अक्षर ज्ञान बोर्ड सहायता से कराया जाता है। अब अक्षर ज्ञान क्या बोर्ड की सहायता से किया जाता है और बाकी शिक्षा मौखिक थी और तरखेल द्वारा की जाती थी। 7 विद्यार्थी थे। अब उस पाठशाला अछूत के पाठशाला में 7 विद्यार्थी थे। कितने थे? 7। जिन लोगों ने की बुद्धि आशांत है, जिन्हें हमेशा नई समस्याओं के टक्कर लेने में मजा आता है, उसके सामने पहली समस्या हमेशा एक होती है, सुख दुख का दर्द की समस्या। संसार पहला दर्शन सदा ही उसके पीड़ा भरे हुए रूप का दर्शन होता है। और फिर ये देखिए इसके बाद दूसरी समस्या होती है सदाशिव। पहली समस्या उसकी भूमिका तैयार करता है और शेखर की बुद्धि जल्दी ही दूसरी समस्या में हो। दशहरे के 5-7 दिन छुट्टियां शेखर घर गया था। वहां से लौट के भाषाओं के कोलाहल में गूंजते हुए वातावरण शेखर मस्तिष्क अपनी रात्रि छोटी लाइन गाड़ी से, वो छोटी लाइन की गाड़ी उसमें चलती थी, कोयले की गाड़ी, इतनी सब बाहर खींचता, झिझक झिझक कर करती और लय से शेखर विचारों का सहारा मिलता। और छुट्टियों में वो दशहरे की छुट्टियों में घर चले गए थे तो वो उसकी बात है। एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी और ये था तो क्या क्या सामान था, 2 बैग और पीछे कुली ट्रंक और बिस्तर लिए हुए था। और फिर दूसरे डिब्बे की तरह भी देख रहा था, उसी ओर भीड़ थी और समय गाड़ी का हो चली और गार्ड ने सीटी भी दे दी थी। और शेखर उठा, खिड़की पर खड़ा होकर उसने कहा, लाइए मुझे दीजिए सामान और बैग। उसने अंदर खींच लिया और पुलिस से सामान पकड़वा कर नीचे देखकर गाड़ी चलाने की दरवाजे में पहुंचकर उसे खोल, भीड़ धक्का और ये सब धन्यवाद की बातें घबरा कर से कोई कुछ मदद किया तो गाड़ी में तो धन्यवाद की बातें किया। तो फिर ये तकलीफ है। अब ये सब गाड़ी भी यहाँ देखते कहाँ पे अब है। शेखर ने अंगोरा शाही भाषा का आसरा लेकर उठते उठते कहा, शट अप यू कैर। अब वो देखिए ट्रेन में बैठे बैठे लड़ाई हो गया एक दूसरे से। तो शेखर की गोरा शाही को देखकर, अब एक गोरा था वो लड़ाई करने लगा था। तो अब वहां पे शेखर ने बोला, सटअप। यह आग में ईंधन हुआ। अधगोड़ा और भी बकने लगा। शेखर के आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी चुप कराना पड़ेगा तुम्हें। तो और जोर का घुसा जबड़े में हो गया। फिर उसने फिर से शेखर को वार किया। इस तरह से सब में लड़ाई होने लगी। और लेकिन स्टेशन पर जो पंजाबी सब इंस्पेक्टर था वो शेखर को जानता था। उसने कहानी सुनाकर कहा, अच्छा किया आपने 2-2 लगानी चाहिए और बदमाश और गोरे डिब्बे में उतार कर ट्रेन को जाने दिया। वहाँ बात यहाँ समाप्त हो गई और समस्या वहीं आरंभ हुई और शेखर को बैठने की जगह मिल गई थी। और उस महिला में मुझसे इतना परिचय हो गया था कि उसने अपना नाम बताया और बताया कि अमुक स्कूल की अध्यापिका है। शेखर ने कहा वो एक महिला थी, उससे बात हो चुकी थी, वो स्कूल की अध्यापिका है। तो अध्यापिका फिर पढ़ने में लग गई और शेखर ने चाहा कि फिर अपने विचारों में लीन हो गया और विचित्रहीन सहमी
भाषाओं में है। तो फिर ये सब हो रही है, वो क्या बीता है तो ये क्या देखते हैं आगे। यहाँ कुछ ऐसी पॉइंट मिली नहीं। एंटीगोनम क्लब था, शेखर उसके साथियों को एकाएक नामांकन एंटीगोनम क्लब दिया। ये यहाँ है। और भाव से करने लगा। सदाशिव के स्त्री को स्वीकार किया ठोकरे, ये सब है कहकर सदाशिव सोचने लगा। तो ये सब एग्जाम संबंधी तो नहीं है लग रहा है यहाँ पर। और आगे देखते हैं। राघवन कॉलेज लौट लौट कर बांधना शुरू किया। क्या बात है, कुशल है तो एकदम सब ठीक है काम। ये सब सब मिलके काम कर रहे थे, देखिए वही सब की बातें हैं। और अरे बताओ, राघवन ने रुकते रुकते कहा, ये सब तुम्हारी आयु कितनी है तीखी, इसलिए आयु तो काफी 20 वर्ष के हैं, लेकिन ये सब। और कुटुंबी धक्कन देकर, ये सब कलम से आई। ये सब है कि जो जो एंटीगोनम प्रकाशित हो गया, मेरी मेज पर रखी है, और ये समाचार हो जाए कुतूहल ना देखने का। एंटीगोनम की उस बहुस्पर्धा बेल से उसने फूलों का एक गुच्छा तोड़ा और फिर समुद्र के किनारे चल दिया। और शेखर ने देखा कि बेवकूफ वो सिर्फ हॉस्टल ही नहीं, सारी क्लास और सारा कॉलेज इस बात का जानता है कि बेवकूफ है। कॉलेज में एक आंखें पर लगी थी, और वह उन सब आंखों में उपहास था। और एंटीगोनम के फूल के कारण वह बहुत से लकी लगाते थे। एंटीगोनम के फूल थे और उन पर कोई हंसता है। तो देखिए उधर दो एक कुछ थोड़ा सा छोड़ा है कि वो सब बातें थी दोस्तों की, वो जो हो रहा था काम वो था। अब यहाँ पे एंटीगोनम फूल का आया है। तो ये फूल है एंटीगोनम, चाहे तो बटन में लगा ले एंटीगोनम के फूल। और कुछ ऊंची क्लासों के लड़के और कॉलेज में आते थे, और ब्रह्मचारी कभी कभी आवाज करता, ब्रह्मचारी कहाँ है, उसको शेखर को प्रोफेसर साहब जा। कभी दो लड़के और सुनकर ये सब था। शेखर ग्लानि से भरकर उसकी याद दिलाती, और वह पीड़ित अभिमान को छिपाने के लिए वह तनकर चलता। और बटन में एंटीगोनम का फूल मानो वह आरक्त और चमक उठता। और ये सब तो ये एंटीगोनम का फूल याद रखना है कि मिला है हॉस्टल में, कॉलेज के बाहर। कॉलेज और समझकर उस ये किया है। तो समझकर फिर खंडन करता। और फिर लड़कियां वे अपने आज़ादी का आदर नहीं करती, और क्या वो सद्भावना के प्रति क्षमा भाव नहीं रखती। और कभी कभी सोचता, पुरुषों ने ही उन्हें इतना कमीना बना दिया कि उदारता में उन्हीं रह गए, पैदा हो गया। लेकिन उपहास वृत्ति और स्वीकार किया। और भारत की उस नारी में जिसमें भविष्य देखता और मौलिक कठोरता तो स्वयं का। लेकिन एक दिन उसके एक सहपाठी ने कहा कि भाई सोची तुमने दूर। शेखर छीन विस्मय हो गया। यह सब सुधार की बातें, शादी ना करना, औरतों से दूर रहना वगैरह वगैरह, क्या मतलब है। हाँ भाई, गजब की चाल है। आखिर चाल बात क्या है। शेखर कुछ खींचकर बोला, अरे भाई एक हम हैं, और कोई भी हमें हमारी तरफ से देखता भी नहीं, तरस हैं। और तुम किस तरह वक्त तुम्हारी चर्चा करते हैं। कॉलेज भर की लड़कियां तुम्हारी राह देखती और क्लास की लड़कियों को तुम मारती। शेखर कुछ खींचकर काफी विस्मित होकर कहा कि तुम एक बेवकूफ निकले, और उन्हें कैसे मुझ आदमी से दिलचस्पी होगी, और पास नहीं भटकता तो अजी रहने दो। बहुत चल मन बनो मत, क्या लड़कियों करती और उनके पीछे जूते टकराते फिरते। और वे लोग जो परवाह नहीं करती और बेदाम के गुलाब हैं, उन्हें वह आदमी पसंद होता जिसे जीतने में शिकार कर लुप्त पाए, कुछ खतरा हो और तकलीफ हो, और जिसमें किसी ने लड़की के छाह के पास देखना। और ये किताबें हैं, खोपड़ी का लाद कर उन्हें अपने पीछे घसीट सकेगा, और क्रिस्टीना से कम नहीं समझेगी। तुम निश्चय मानो तुम्हारी पाँव की। शेखर को एकदम क्रोध आ गया, लेकिन साथ में उसे भी याद आया 3-4 दिन पहले क्लास में एक लड़की ने उसे पूछा कि समाज के बारे में आपके विचार क्या हैं।
और एक निबंध लिखना शुरू कर दिए। और शेखर ने उत्तर दिया कि मैंने अपने लेख ला दूंगा और पढ़ लीजिए, लेकिन उसे जोर दिया तो शेखर स्वयं से चाहती है। तब शेखर ने लाइब्रेरी में बैठकर मेहनत किया और काफी कष्ट से हमने विचार किए, उसे सुनाए थे और पढ़ने के लिए कुछ किताबें बताई, और उसने बातें काफी कड़वी कही थी। और चलते चलते देखकर ये लोग के क्या क्लास की बातें हैं, लड़कियां मेरी लड़कियों की बातें हैं, तो इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट आया नहीं है, लेकिन ये सब है। तो देखो 3-4 एंटीगोनम के गुच्छे थे टंगे हुए, और सामने लड़कियों की बेंच थी, एक दो फूल किसी ने तो ये अभी इसमें वो कॉलेज की बातें हैं, और यहाँ पर एंटीगोनम के फूल की बातें हैं कि कोई बटन में लगाता। और ये देखो दो एक फूल किसी ने रख दिया और दूसरे दिन बोर्ड पर लिख दिया शेखर के फूल कहाँ हैं। और अगली बेंचों से पूछा, अगली बेंचों पर लड़कियों बैठती। अब जैसे क्लासेज में हंसी मजाक होते हैं ना, तो शेखर को वो फूल का नाम देकर वो फूल सब हंसी मजाक कर रहा है, देखो देखा उसके निस्तार कहाँ कहीं नहीं है। अब लड़कियों से बात कर लिया तो फिर सभी बच्चे उसको दूसरी उसमें ले लिया और उससे मजाक करने लगा। त्वरित हुई, यह सब परिणामहीन है उलझन। तो ये सब है प्रोफेसर के कहने पर उत्तर देना, और ये सब है। तो ये सचमुच हार गया क्या? रोमांटिक विचार ठीक है, स्त्री नियति बनकर पुरुष को अनजाने अपना गुलाम बनाती है। और यहाँ का देख लीजिए सब, अभी ये सब कॉलेज की बातें थी तो अपन शॉर्ट से निकले हैं। और यहाँ देखिए मुख्य पॉइंट आ गया, स्त्रियां नियति बनकर पुरुष को अनजाने अपना गुलाम बनाती है, उसके प्राण ले लेती है और वह नहीं मानेगा इसे। यह नियति का गुलाम नहीं है, उसका प्रतिद्वंदी है। तो ये रखना, ये इम्पोर्टेंट है। उसी दम क्लास से उठकर बाहर चला गया, 2-3 घंटे बाहर भटकता रहा, अंत में मानो अभिभूत होकर। अब देखिए वो एक लड़का लड़की किसी से बात कर लिया तो दूसरा कुछ और समझ जाता है, तो वही है एक लड़की से बातें कर लिया उसने शेखर ने, तो फिर वो सब मजाक उड़ाने लगे थे। और वहीं पे ये सब बातें हुई, दम क्लास उठकर बाहर चला गया। और लेकिन उस दिन समुद्र में भी संतोना नहीं थी। तब वह लौटकर अपनी रात्रि पाठशाला में जा बैठा और बच्चों से बातें करने लगा। परीक्षा के दिन निकट आ गए हैं और शेखर कॉलेज की तैयारी छुट्टियों के लिए बंद होने लगा। निश्चय किया, छुट्टियां होते ही रात्रि पाठशाला में भी बंद कर दिया गया और कॉलेज दोबारा खुलने पर खुले शीघ्र ही। 4 महीने की लंबी अवधि बालक कुछ खिन्न थे और इसलिए शेखर स्वागत उन्होंने अधिक उत्साह किया। समुद्र के किनारे खुली धूप, दोपहर भर नंगे बादन भटक कर शेखर शाम को घर लौटा और नहाने गया। और तो ये सब है कंधे लाद कर। ये तो अशांति दूर थी, नहाने पर उसकी अशांति दूर थी। अपने कपड़े को कंधे पे लाद कर आया, उसका बदन धूप से जलकर स्याह पड़ने लगा। हॉस्टल के नीचे चढ़ते हैं पाठशाला उसकी क्लास से ये है, जाकर पूछा कि क्या सांब शिव ने चुपचाप एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया और खोल कर पढ़ने लगा। सांब शिव ने एक लिफाफा बढ़ा, मेहनत से काट कर बनाए गए कार्ड पर बड़े बड़े अपढ़ अक्षरों को लिखा था कि उसी रात्रि पाठशाला के छात्रों को और से अध्यापकों की विदाई का जलसा होगा और उसमें अध्यापक चंद्रशेखर की प्रतीक्षा का है। अब तो एक लेटर आया था तो उसमें था कि ये चंद्रशेखर को सम्मान मिलेगा। तो शेखर हृदय को एक मीठी करुणा ने छू लिया और उसने पूछा, औरों को भी बुलाया होगा? तो जी हाँ, सबको बुलाया है। अध्यापक सदाशिव के सिवाय बाकी नहीं जाएंगे। पर अध्यापक लड़कों ने उत्तर नहीं दिए। जब शेखर ने पूछा कि जलसे में क्या होगा, अभिनंदन पढ़ा जाएगा, और दोनों लड़के एक दूसरे की ओर गए और बोले नहीं। शेखर मुस्कुराकर पूछा, क्यों, भेद क्या है? कुछ सरल सुधीर लड़कों ने कहा कि बताने को मना किया है, पर साथ ही शेखर मुस्कुराने जैसे कुछ खुलकर वो उन्होंने कहा, जलपान भी होगा। तो ये बहाना है, कहकर शेखर चुपचाप हो गया। और उसने मन में आया कि मुझे इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और स्नेह के ख्याल और अपमान सा। उसने कहा, अच्छा तुम लोग चलो। और थोड़ी सी देर लड़के चले गए। शेखर और विश्वास करना नहीं सीखा था, लेकिन आज
न जाने क्यों उसने मन ही मनाया कि निमंत्रण नहीं स्वीकार करें तो ये खाने के डर से वैसा ही रहे। उस बोर्डिंग में अछूत वर्गों के ही लोग रहते थे और उनमें ही भाव स्कूल के लड़के अछूते और शायद ही के कि कंगाल के गंदे मन ही मन से तय किया और अगले वर्ष इन लोगों को सहयोग में ये सब है। ये है तब जल पान करते हुए शेखर ने सदाशिव की मीठे से ये सब है हत्या शेखर दादा बनकर। तो वही है वहां बुलाया गया था सम्मान के लिए। तो ये सब सदाशिव की पुकार है जिन लोगों सदाशिव का बोलना गलत संभव था वह था फिर समुद्र पर, लेकिन आज समुद्र जैसे दिखता ही नहीं है। आज का यह भीतर घुमड़ती हुई घटा उसकी क्षितिज पर रही और ऐसा नहीं है। तो इधर देखते हैं ये है बोर्डिंग आया और एक कपड़े किताबें और तौलिया लपेटकर उसने गठरी बनाई और अड्यार नदी पर पहुंचकर महाबलीपुर जाने की रात की नाव पर सवार किया। अब देखिए वहां सब विदाई हो गई सब सामान देकर, तब फिर ये सब समेट कर अडियार नदी, कौन से नदी पे पहुंचा, अडियार नदी और महाबलीपुर जाने पर रात की नाव पर सवार किया। महाबलीपुर में एकांत समुद्र है, किनारे पर बहुत सी मंदिर हैं और पीछे पोखरे हैं, तो कमल पत्ते छाए हुए हैं और ये सब है, तो भीतर बैठने असंभव था। और चांद निकला, नाव की गति तेज ही हुई और ये सब मछलियां चांदनी में चमक कर परे हट जाती और मानो बुला रही है। तो ये सब है कि एक नदी मिला है और उसमें वो जहां भी देखते तो रहस्य निकल ढूंढते थे उन स्कूलों के बच्चे की उनकी मुग्ध दृष्टि है। और इस मुग्ध चांदनी आज न जाने शारदा के ध्यान आया है। शारदा अब देखिए वो सबसे छूटा तो अब फिर शेखर चलने लगे तो कहाँ पे आए, अडियार नदी से महाबलीपुर को आने के लिए हुआ था। और वो फिर क्या क्या हुआ, मंदिर के पीछे पोखरे में था ये सब। तो होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा क्लास रोक के हो सके तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मेन मेन पॉइंट पर ध्यान देते हुए निकलते जाइए। स्कूल के बच्चे उनकी मुग्ध दृष्टि शारदा ध्यान में आई और कलह कटुता के बाद स्वच्छ शांत और स्नेह क्षण भर के इसी में रहस्य हिस्सा। अब ये सब नदी के प्लावन में ये सब में तो फिर शारदा याद आई। शारदा थकान चांदनी शारदा, अगर वह सो सकता शायद वो स्वप्न में देख सकता। तो ये सब है महाबलीपुर की शस्त्र मंदिरों के स्थान। कहते हैं कि यह बेजा नहीं है लेकिन अगणित मंदिर में अवदंश है। महाबलीपुर में आने के एक दूसरे से शेखर और सवेरे सुंदर को देखकर मंदिर से लौटा और 10-11 बजे उठकर मुंह हाथ धोकर ये सब है समुद्र तट पे। अब देखिए यहाँ पे है गोपुर, कौन सा मंदिर है, समुद्र तट पर मंदिर छाया बैठकर समुद्र में खड़े होकर पत्थर मंदिर के गोपुरम का अंग था, लेकिन समुद्र आगे बढ़ता और गोपुरम की मंदिर को लील गया और शिव मंदिर के द्वार तक पहुंचा। उसी स्मारक पर स्तंभ शिव मंदिर अजय खड़ा था और 200 वर्षों से आरोप सागर के बारों को अचल भाव से सहता। शेखर स्तंभ का तैर कर जाने की इच्छा प्रबल हुआ और उसने मंदिर का दृश्य इतना सुंदर होगा कि फिर मंदिर के पीछे सूर्यास्त होगा और मंदिर की सीढ़ियों का स्वर्ण किरीट पहने हुए लहरों की प्रक्रिया कितनी मनोहक है हो चुके हैं। एक घंटा उसने घंटे भर उसने अपने ही बहाने रोका और ये कपड़े उतार कर पोटली बनाकर रख दिया। तो ये सब है। और वहां क्या मंदिर क्या समुद्र के किनारे था तो उसकी बातें हैं और फिर देखिए धीरे धीरे डूब रहा था। तो ये अब ना मंदिर ये समुद्र की बातें आ रही है कि समुद्र में कैसा अनुभव करते हैं, ये सब बातें हैं। तो आगे यह है फिर वो समुद्र में ही तैरते तैरते शेखर की भी याद आती है। फिर एक जगह इंटियोनम क्लब आते हैं तो फिर देखते हैं फ्रेंड्स से क्या करें। अभी वो क्या खत्म होने का तो नाम ही नहीं लेता, बहुत सारा रहता है उपन्यास, तो अभी इतना और है तो खत्म हो जाएगी। तो फिर अगले क्लास में फिर देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, 48-40 के आसपास हो गया क्लास। और फिर ये शेखर एक ये करके फिर ये देखेंगे शेखर एक जीवनी का ये दूसरे भाग का भी ये पूछा जाता है। एक तो तैमूर नाम का कुत्ता है
तो इसका भी देखेंगे कि कहाँ तक एग्जाम में आएगा। और परिस्थिति है एक कर्मकांड इसमें।